ठीक है। और समझिए D8, D6, D7, D9, ठीक है, हर आईसी के जो बॉल हैं, ठीक है, ये जो बॉल हैं इन बॉल के डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो अलग अलग हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा लाइट आईसी को चेंज करते हैं। अगर प्राइमरी सेक्शन में इशू नहीं है, ठीक है, प्राइमरी सेक्शन में कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, लाइट आईसी को चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम सेकेंडरी से हुआ तो क्या लाइट आईसी चेंज करने से लाइट आएगी? नहीं आएगी। आप एक चेंज करो, दो चेंज करो, चार चेंज करो, मैटर नहीं करता है। तो आपको सेकेंडरी भी देखना है। तो ये हुआ कूल टेस्टिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे हॉट टेस्टिंग की। तो जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद यहां बीपीएच बनेगा 3.7 से 4.2, और यही सेम बीपीएच आपको कहां मिलेगा जाके, एलईडी एनोड की पिन पे। यस, बिल्कुल। देखिए, अगर आपका जो हैंडसेट है, जो फोन है, उसके अंदर अगर टीएफटी एलसीडी फोल्डर यूज किया गया है, तो अगर लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है तब भी आपका ग्राफिक आएगा, लेकिन ये ग्राफिक बहुत ही ज्यादा लो आएगा। हेलो एवरीवन, एआई सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता, आप सभी का स्वागत है एआई सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूं, एक नई बैच, कुछ नए स्टूडेंट और कुछ नए फॉल्ट को लेकर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट के बारे में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर लाइट सेक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम अपने क्लास में पढ़ाते हैं, और उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको प्रोफेशनल तरीके से आप लाइट और ग्राफिक सेक्शन रिपेयर कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक हैंडसेट है, ठीक है, जिसका मॉडल नंबर है, ये है Redmi 12 5G, ठीक है, जो कि हमारे पास आया है बेंगलोर से। टेक्नीशियन का हैंडसेट है। और अगर आप यहां देखेंगे, देखिए यहां पर, तो यहां पर मेंशन है, यहां पर लाइट आईसी कॉइल, ठीक है, चेंज करना है, ठीक है, उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि सर ये मेरे पास आया था डेड केस में, ठीक है, तो मैंने इसमें यूएफएस और सीपीयू और रैम को रिवोल्व कर दिया है, और उसके बाद जो है इसमें हैंडसेट ऑन हो गया, लेकिन जो है ग्राफिक आ रहा है, लेकिन लाइट नहीं आ रहा है। अब ये समझने वाली बात है कि अगर टेक्नीशियन की इतनी हैंड स्किल है, ठीक है, कि उन्होंने इसके अंदर सीपीयू को भी रिवोल्व किया और एमएमसी को रिवोल्व किया, रैम को रिवोल्व किया है, ठीक है, तो उनकी इतनी भी हैंड स्किल है कि वो यहाँ पर जो उन्होंने मेंशन किया है, लाइट को, कॉइल को, इसको भी वो चेंज कर सकते हैं। श्योर सी बात है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये नहीं किया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट सेक्शन है उस पर काम किया हुआ है। जब मैंने इसको देखा तो देखिए यहाँ पर बैक साइड में सील भी निकली हुई है और इसके ऊपर काम भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम जो है वो लाइट आईसी से नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा अप लेवल पे है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास फॉल्ट आते हैं जिसमें ग्राफिक आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, और आपने उसमें लाइट आईसी भी चेंज कर दी है, ठीक है, आपने इसमें कॉइल भी चेंज कर दिया, कैपेसिटर भी चेंज कर दिया, उसके बाद भी लाइट सेक्शन काम नहीं कर रहा है, आपके फोल्डर में लाइट नहीं आ रही है, तो उसको कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल तरीके से रिपेयर करना है वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहां पर कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहां पर ग्राफिक आता है। देखिए ये, देखिए, हो सकता है कि आपको दिखेगा नहीं, मुझे थोड़ा सा लाइट से दिखाना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है, देखिए यहां पर ये, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन ये है कि ग्राफिक आ रहा है, ठीक है, लाइट नहीं आ रही है। तो मैं आपको यहां पर बेसिक तरीके से बताने वाला हूं, जिस तरीके से मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट को गाइड करता हूं कि कैसे आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको लाइट सेक्शन पे काम करना है, ग्राफिक सेक्शन पे काम करना है। उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस हैंडसेट को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि किन बेसिक थिंग्स को आपको ध्यान में रखना है जब आप लाइट या ग्राफिक सेक्शन को रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे, और उससे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूं कि इसकी कंडीशन क्या है प्रेजेंट टाइम पे, और अभी टेक्नीशियन ने इस पे कितना काम किया हुआ है। उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लाइट सेक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, उसके जो ब्लॉक डायग्राम है, उसके जो पिन के डिस्क्रिप्शंस हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट निकलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी इसकी क्या कंडीशन है। तो पहले यहां पर हम ओपन कर लेंगे कैमरा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन क्या है, पीछे की शील्ड निकाली हुई है, ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो नेटवर्क एरिया की शील्ड है वो भी निकली हुई है। और देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए तो यहाँ पर बॉडी कंडीशन क्या दिखी, यहाँ पर लेयर वगैरह देखिए प्रॉपर, देखिए डैमेज की गई है, ठीक है, कि मुझे लगता है इन्होंने काफ़ी फोर्स करके शील्ड को निकाला हुआ है, ठीक है।
और देखिए अगर आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर ये लगी है कॉइल, ठीक है, यहाँ पर लगा है डायोड, और ये लगी है आईसी, ठीक, ये देखिए ये लाइट की आईसी है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इंडिकेट करके, ये देखिए ये यहाँ पर, ठीक है, ये है D8 लाइट आईसी, ठीक है, और इसको इन्होंने देखिए इस पर काम भी किया हुआ है। उन्होंने बोला है कि सिर्फ आपको कॉइल चेंज करना है, कैपेसिटर, और मुझे लग रहा है कि आईसी के ऊपर भी काम किया गया है, ठीक है। तो एक बार हम बोर्ड को निकाल के चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर रैम लगी हुई है, यहाँ पर UFS मेमोरी लगी हुई है, यहाँ पर CPU लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अगर आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप प्रॉपर्ली गौर करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर काफ़ी जब सील निकाला गया हुआ है, देखिए यहाँ पर तो लेयर डैमेज हुई है, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर लेयर का यहाँ पर इशू आया हुआ है, लेयर डैमेज दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी हार्डली तरीके से इस शील्ड को यहाँ से निकाला गया है, और जिसके कारण हो सकता है कि आईसी से कुछ लाइन मिस हो गई हो, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स करके निकाला गया है। और आप दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हैं, हीटिंग से निकाल सकते हैं या फोर्स करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी आप फोर्स करके निकालते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर केयर करना पड़ता है, ऐसा ना हो कि आप काफ़ी फोर्स से निकालें, यहाँ पर लेयर वगैरह भी डैमेज हो जाए, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इस टाइप के फॉल्ट्स आते हैं तो कैसे उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि अगर कोई भी फॉल्ट अगर आपके पास लाइट और ग्राफिक्स से रिलेटेड आता है तो आपको फर्स्ट क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास लाइट और ग्राफिक के केस में अगर हैंडसेट आता है, ठीक है, तो पहले आपको ये देखना है कि आपके हैंडसेट में जो भी आपके पास हैंडसेट आया हुआ है उसमें फोल्डर कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा फोल्डर के टाइप से। देखिए टाइप ऑफ फोल्डर, ठीक है, आपको पहले ये चेक करना है। जैसे फर्स्ट है LCD TFT डिस्प्ले और सेकंड है AMOLED OLED डिस्प्ले, ठीक है। मार्केट में दो टाइप के मोस्टली जो डिस्प्ले हैं ये यूज होते हैं अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं, ठीक है। फर्स्ट है LCD TFT जिसको आप कॉपी फोल्डर भी बोलते हो, जो आपको दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और सेकंड यूज होता है आपका AMOLED, ठीक है, जो कि सैमसंग वगैरह जो भी महंगे फोन हैं उनके अंदर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये क्लियर करना मस्ट है कि आपके हैंडसेट में TFT फोल्डर है या AMOLED फोल्डर है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें डिफरेंस क्या है, आपको ये क्यों कंफर्म करना है। देखिए अगर आपके हैंडसेट में LCD TFT है, ठीक है, तो विदाउट लाइट ग्राफिक पॉसिबल है, यस बिल्कुल। देखिए अगर आपका जो हैंडसेट है, जो फोन है, उसके अंदर अगर TFT LCD फोल्डर यूज किया गया है तो अगर लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है तब भी आपका ग्राफिक आएगा, लेकिन ये ग्राफिक बहुत ही ज्यादा लो आएगा। तो हो सकता है कि आपको टॉर्च से देखना पड़े, कई बार आपको टॉर्च से देखना पड़ता है, कई बार आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, या कई बार अगर आप लाइट के सामने फोल्डर को बैंड करते हो तब भी आपको ग्राफिक देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, ग्राफिक आएगा। उसी के साथ साथ विदाउट ग्राफिक लाइट पॉसिबल है, बिल्कुल बिना ग्राफिक के लाइट भी पॉसिबल है TFT में, ठीक है। अगर TFT LCD फोल्डर है तो उसके अंदर विदाउट ग्राफिक के लाइट भी पॉसिबल है। आपके पास ऐसे बहुत सारे केस आए होंगे कि आपने देखा होगा कि उसमें जो लाइट है वो हल्की हल्की सी जल रही है, कई बार उसको थोड़ा सा डार्क अंधेरे में देखने के बाद आपको दिखेगा, ठीक है। कई बार थोड़ी सी लाइट ज्यादा होती है, ब्राइटनेस ज्यादा होती है, तो आपको बाहर के इन्वायरमेंट में भी देखने के लिए मिल जाता है कि वहां पर ग्राफिक नहीं आ रहा है लेकिन लाइट आ रहा है, ठीक है। ये चीजें पॉसिबल किस में होंगी, ओनली फॉर LCD में, ठीक है। तो ये पहले आपको क्लियर करना है। अच्छा, अब इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, अब इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके हैंडसेट में ग्राफिक आ रहा है, ठीक है, ग्राफिक बन रहा है, तो इसका मतलब 100% ये जो प्रॉब्लम है वो कहां से है, लाइट सेक्शन से। आप लाइट सेक्शन पे काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके हैंडसेट में ग्राफिक ही नहीं बन रहा है और आप चले गए लाइट को रिपेयर करने, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होने वाली है, आप हैंडसेट को बनाने की जगह और उसको डैमेज कर देंगे, खराब कर देंगे, ठीक है। तो पहले आपको यह चीज कंफर्म कर लेना है कि आपके हैंडसेट में ग्राफिक बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अब हम समझते हैं AMOLED के बारे में, ठीक है। अगर आपके हैंडसेट में OLED AMOLED डिस्प्ले लगा हुआ है, ठीक है, तो विदाउट ग्राफिक लाइट पॉसिबल है, नो नहीं पॉसिबल है। विदाउट लाइट ग्राफिक पॉसिबल है, नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपके हैंडसेट में, ठीक है, LED AMOLED फोल्डर लगा है तो उसमें अगर लाइट नहीं आएगा तो ग्राफिक भी नहीं आएगा, ग्राफिक नहीं आएगा तो लाइट भी नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि जो भी AMOLED से रिलेटेड हैंडसेट हैं, ठीक है, उनके अंदर लाइट और ग्राफिक की एक ही IC होती है,
ठीक है। तो अगर लाइट काम नहीं करेगा तो ग्राफिक भी काम नहीं करेगा, ग्राफिक नहीं काम करेगा तो लाइट भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ सकता है, मार्केट में अगर उसका कॉपी फोल्डर है तो आप मार्केट से कॉपी फोल्डर बाय कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट से कॉपी फोल्डर लेके उसको हैंडसेट में आप फिट कीजिए। फिट करने के बाद अगर वहां पर कॉपी फोल्डर में ग्राफिक आ जाता है तो अब आपको काम करना है लाइट पे, ठीक है। अगर कॉपी फोल्डर के अंदर भी अगर वहां पर ग्राफिक नहीं आता है तो इसका मतलब आपको स्टार्टिंग करना है ग्राफिक से। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट, और आपको डिस्प्ले के अंदर जो जैक होता है, जो डिस्प्ले फोल्डर का जैक होता है, उसको भी आपको आई स्कैन करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, वाटर लॉग्ड की कंडीशन में जब आपका ड्रॉप डाउन है या वाटर लॉगेड है तो कई बार ये कनेक्टर डैमेज भी हो जाता है, ठीक है। खासकर वाटर एंट्री की कंडीशन में यहां पर काफी फंगस कार्बन आ जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपका लाइट ग्राफिक काम नहीं करेगा। तो आई स्कैन में इसको आप पहले ध्यान दें, ठीक है। इसको आप जरूर देखें। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। इसको फॉलो करने के बाद ही अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे और देखेंगे वहां पर क्या कंडीशन होने वाली है, ठीक है। अभी हमने जाना बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, अब हम जानेंगे जो लाइट आईसी है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो हैंडसेट है उसमें ग्राफिक कंप्लीट है, ठीक है। आपने देखा था उसमें ग्राफिक आ रहा था, ठीक है, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। तो अब हम जानेंगे जो लाइट आईसी है उसके बॉल के डिस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। अब देखिए उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर लाइट आईसी जो है उसका जो बॉल है, ठीक है, उसका जो पिन है, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम समझते हैं तो अगर उस मॉडल का हैंडसेट का जो है स्कीमेटिक है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है, आप उसको परफेक्ट तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। रीजन, क्योंकि आपको पता है कि उसमें जो भी बॉल हैं वो बॉल कौन से हैं, ठीक है, कौन से उनमें इनपुट हैं, कौन से आउटपुट हैं, कौन से प्रोटोकॉल की लाइन है। अगर आपको उस बॉल की डिस्क्रिप्शन पता है तो आपको स्कीमेटिक की रिक्वायरमेंट मोस्टली नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे आपको पता है कि आईसी को काउंट कैसे किया जाता है। अगर लेग आईसी है तो एंटी क्लॉक काउंट करते हैं, और अगर यहां पर बीजीए आईसी है तो उसको रो और कॉलम के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका नोट्स कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। जहां से डॉट है हम लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो 1 2 3, ठीक है, नंबर में काउंट करते हैं, और अप से जो डाउन है उसको हम अल्फाबेट में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो पहली पिन है इसको बोलेंगे हम A1, ठीक है, क्योंकि अप से डाउन अल्फाबेट में, ठीक है, और लेफ्ट से राइट 1 2 3 में। तो पहली पिन होगी A1, दूसरी B1, तीसरी C1, चौथी D1, ठीक है। इसी तरीके से A2 A3, इस तरीके से आपको काउंट करना है। तो अगर हम इस आईसी में देखें, ठीक है, तो इस आईसी में जो पहली पिन है वो है PWM की, ठीक है। A2 पिन है SDA की जो कि सीरियल डाटा की पिन है जो कि CPU से आता है। थर्ड पिन है HB अनेबल, हार्डवेयर अनेबल की पिन। ये लाइन भी जो है वो CPU से आती है, लेकिन कुछ हैंडसेट में आपको पावर से भी देखने के लिए ये लाइन मिल सकती है, और इस लाइन को आप बाईपास भी कर सकते हो। इसके लिए आपको CPU को रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। B1 है HB LED 1, ठीक है, जिसको हम कैथोड की पिन बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम सिंक 1 बोलते हैं, फीडबैक भी बोलते हैं, ठीक है। जो कि जो फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर जो LED लगी होती है पैरेलल में, उसकी कैथोड पिन से ये लाइन कनेक्ट होती है। उसके बाद है B2 SCL, सीरियल क्लॉक AB CPU से आएगा। B3 क्या है, B in, मतलब जो इस आईसी का मेन पावर है वो क्या है, B in, ठीक है। अगर ये बॉल पे पावर नहीं आएगी तब भी आईसी काम नहीं करेगी, ठीक है, जहां पर आपका BPH इनपुट करेगा। उसके बाद है C1 भी HB LED 2 है, ये भी कैथोड की पिन है। C2 C3 दोनों पिन ग्राउंड हो गई यहां पर, ठीक है। D1 HB LED 3, ठीक है, मतलब यहां पर जो है इस आईसी के साथ 3 LED का पैरेलल यूज किया जा सकता है, ठीक है। कुछ फोनों में 2 किया जाता है, कुछ फोनों में 3 किया जाता है। यह डिपेंड करता है कि उनको ब्राइटनेस का स्केल कितना रखना है, ठीक है। उसके बाद है OBP, ठीक है, OBP का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है। और उसके बाद है D3 SW, मतलब स्विचिंग, जहां से ये आईसी स्विच करके वोल्टेज को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये हुआ इसका बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। और आईसी कौन सी है, LM3697YFQR, जिसको आप D8 के नाम से भी जानते हैं। मार्केट में आपको ये D8 के नाम से भी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब ये हुआ इस आईसी का बेसिक कॉन्सेप्ट, बोर्ड का इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इस आईसी को किन वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है,
ठीक है, किन प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने देखा यहां पर क्लॉक और डाटा, ठीक है। उसके बाद ये आईसी परफॉर्म अपना वर्क स्टार्ट करेगी। इस आईसी को क्या नहीं मिलेगा तो आईसी काम नहीं करेगी, ठीक है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को, इसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसकी हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि लाइट सेक्शन काम कैसे करता है। चलिए, और एक चीज आपको खासकर ध्यान रखना है, ये चीजें मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि मेरे केस में यहां पर ग्राफिक आ रहा है, तो सबसे पहले आपको ग्राफिक वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको लाइट सेक्शन पे काम करना है, ठीक है। तो मेरे केस में ग्राफिक आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको फोकस करना है डिस्प्ले कनेक्टर पे। स्टार्टिंग आपको डिस्प्ले कनेक्टर से करनी है, बेसिक आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसमें आपको क्या देखना है कि यहां पर जो लाइट से रिलेटेड, ठीक है, लाइट से रिलेटेड जो एनोड कैथोड की जो पिनें होती हैं, कोई भी पिन अंदर की तरफ बैंड नहीं होनी चाहिए। कोई भी पिन अगर अंदर की तरफ बैंड होगी तो आप उस कंडीशन में सीपीयू रिवोल्व करें, लाइट आईसी चेंज करें, फोल्डर चेंज कर लें, फिर भी आपका टाइम लॉस होने वाला है, लाइट नहीं ग्लो करेगी, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, लाइट सेक्शन को वर्क करने के लिए किन किन पार्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फर्स्ट है कॉइल, ठीक है, जो कि है 10 माइक्रो हेनरी का। सेकंड है डायोड, इसको शॉर्टकी डायोड बोलते हैं, और यहां पर जिनर डायोड भी यूज किया जाता है। ये एक स्पेशल डायोड होता है जो हाई स्विचिंग पे काम करता है, ठीक है। और एक कैपेसिटर, ठीक है। देखिए, अब यहां पर कॉइल क्या काम करती है, कॉइल करती है जब आईसी स्विच करती है उस टाइम पे कॉइल वोल्टेज और करंट को अपने कोर के अंदर स्टोर करके चार्ज डिस्चार्ज करती है, ठीक है, जिससे वोल्टेज और करंट इंक्रीज होता है, ठीक है। और डायोड क्या करता है, उस वोल्टेज को, क्योंकि जब भी यहां पर स्विचिंग होगी, ठीक है, तो यहां पर जो है वो एसी जैसी पल्स जनरेट होती है, ठीक है। तो उस पावर को ये क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, ठीक है, रेक्टिफाई करता है, और रेक्टिफाई करके उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपको पता है डायोड जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसने जो पावर को आउटपुट किया हुआ है उसको कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर चार्ज कर लेता है। अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं करेगा तो डिस्प्ले क्या करेगी, ब्लिंक करेगी, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या करता है, उस पावर को चार्ज करके स्टोर करके उस लाइन के ऊपर बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है आईसी। अब आप सभी जानते हैं कि आईसी एक मेन पार्ट है लाइट सेक्शन के लिए, ठीक है। अगर आईसी ही नहीं होगी तो लाइट सेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर जो लाइट आईसी यूज हुई है मैंने पहले बताया है LM3697, ठीक है, जिसको आप D8 के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे मॉडलों में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम जानते हैं वोल्टेज के बारे में, ठीक है। देखिए, ये जो आईसी है ये है BQ आईसी, इसको आप चार्जिंग आईसी के नाम से भी जानते हैं, पीएम के नाम से भी जानते हैं, सब पीएम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस आईसी में बैटरी का वोल्टेज इनपुट होता है और ये बीपीएस जो है वो उसको रिलीज करती है, बीपीएस बना के आउटपुट करती है, ठीक है। कई सारे हैंडसेट में यहां पर इस आईसी का यूज नहीं किया जाता, जो ऑल मॉडल है, तो वहां पर कंडीशन क्या होगा, जो बैटरी का वोल्टेज है वही वोल्टेज डायरेक्ट इस लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है। और देखिए, अभी यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कुछ प्लेस ओपन है, यहां पर भी कुछ प्लेस ओपन है, तो इसका मतलब है यहां पर हेल्पिंग के लिए कुछ और पार्ट चाहिए, ठीक है। देखते हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ FB और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी लिखा हुआ FB। अब समझते हैं FB का मतलब क्या होता है। FB का मतलब होता है फ्राइड बीट्स, ठीक है। फ्राइड बीट्स क्या है, ये आपको दिखने में कॉइल के जैसा ही दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये कॉइल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपको देखने में कॉइल के तरीके से ही दिखेगा, इसको बोलते हैं फ्राइड बीट्स। ये स्पेशल किस काम आता है, इसको लगाया जाता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, ठीक है, ताकि यहां पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। यहां पर इसलिए लगाया जाता है कि जब कैपेसिटर यहां पर चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है, डायोड ने रेक्टिफाई किया है, तो थोड़ा सा जो वोल्टेज है वो डिसबैलेंस करेगा, ठीक है, उसमें थोड़ी सी नॉइस आएगी, तो ये फ्राइड बीट्स क्या करेगा, उस नॉइस को भी फिल्टर करेगा और पेवर डीसी को आउटपुट करेगा, जिससे कि लाइट जो है वो फ्लिकरिंग नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ पार्ट्स यहां पर हेल्पिंग के लिए और लगे होंगे, जैसे कि कैपेसिटर। अब एक कैपेसिटर क्या काम करेगा, ये कैपेसिटर फिल्टर का भी काम करता है और चार्ज डिस्चार्ज का भी काम करता है, ठीक है। और उसी के साथ में बीपीएस से जस्ट आउटपुट में एक कैपेसिटर लगा होगा और फ्राइड बीट के बाद में एक कैपेसिटर लगा होगा जो कि आईसी के सबसे पास में होता है, ठीक है। अब देखिए, इस कैपेसिटर का यूज क्या है, कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, ठीक है। देखिए, जब भी आईसी काम करना स्टार्ट करती है, आईसी स्विचिंग करती है, वर्क करती है, तो आईसी को पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। वो पावर आ कहां से रहा है, बीपीएस से। बीपीएस में पावर कहां से जनरेट हो रहा है, बैटरी से, ठीक है।
तो कई बार क्या होता है कि जब इसको पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आगे से पावर आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि देखिए यहां से लाइन आउटपुट होगी, यहां तक जाएगी, ठीक है, और उसके बाद यहां से होते हुए पावर यहां पर आएगी, ठीक है। तो इसके बगल में एक कैप लगाया जाता है, स्टेबिलिटी कैप लगाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ये बिल्कुल बैटरी के जैसे काम करता है, जैसे बैटरी होती है बिल्कुल बैटरी के तरीके से काम करता है। ये क्या करेगा, जब आप बैटरी लगाओगे बीपीएच बनेगा तो ये अपने अंदर जो है वोल्टेज को स्टोर कर लेगा, करंट को स्टोर कर लेगा, और जैसे ही आईसी को रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा वोल्टेज करंट की तो क्या करेगा, ये अपने आप को डिस्चार्ज करके आईसी के अंदर वोल्टेज और करंट को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। मोस्टली तौर पे हम इसको निकाल के हटा देते हैं तब भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और यही लाइन आगे जाके एलईडी से कनेक्ट होती है और इसका नाम क्या होता है, एलईडी एनोड, ठीक है। इसी को हम एनोड लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर है कैथोड की लाइन, ठीक है। यहां पर कैट 1 कैट 2, यहां पर मैंने दो ही लाइन यूज किया हुआ है, ठीक है। यहां पर जो तीसरी है एलईडी 3, इसको कंपनी चाहे तो यूज भी कर सकती है, चाहे तो इसको ग्राउंड से भी कनेक्ट करके लीप छोड़ सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि फोल्डर के अंदर जो एलईडी लगी हैं एलईडी के कितने पैरेलल बने हैं। अगर एलईडी के एक पैरेलल बने हैं तो एक कैथोड की लाइन यूज होगी। एलईडी के अंदर दो पैरेलल बने हुए हैं, ठीक है, एलईडी के दो पैरेलल बने हैं तो दो कैथोड यूज होगी, और अगर एलईडी के तीन पैरेलल बने हैं तो तीन कैथोड यूज होगी। वो डिपेंड करता है कि फोल्डर के अंदर कितने पैरेलल बने हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने दो को यूज किया है आपको समझाने के लिए इस मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए पीडब्ल्यूएम सीबीएसी, ठीक है। अब ये क्या है, सीबीएसी का मतलब होता है कैथोड एनोड बैकलाइट कंट्रोल, पीडब्ल्यूएम का मतलब होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन, और कहीं कहीं पर आपको इस लाइन का नाम सीटीआरएल कंट्रोल के नाम से भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब ये लाइन क्या काम करती है, ये लाइन वही लाइन है जिसको आप ऑपरेट करके फोल्डर का जो ब्राइटनेस है उसको कम ज्यादा करते हो, ठीक है। जब भी आप स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस को आप कम ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे इस लाइन पे वोल्टेज कम और ज्यादा होने से यहां पर स्विचिंग जो है वो कम और ज्यादा होती है, जिसके कारण से ब्राइटनेस कम और ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये लाइन जो है वो डिस्प्ले से भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है डिजाइन कैसे किया गया है, सीपीयू से भी आ सकती है और पावर से भी आ सकती है, लेकिन ये आना मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है ओबीपी, ठीक है। ये है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की लाइन, जो कि डायोड के आगे जो चार्ज पंप कैप लगा है उससे कनेक्टेड होगी, ठीक है। ये इस चीज का एक फीडबैक है जो आईसी फीडबैक लेती है कि मुझे जितना लोड मिला हुआ है, ठीक है। एग्जांपल मानिए एलसीडी को 16 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, 24 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, 32 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, 40 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। एलसीडी को कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है ये कैथोड के माध्यम से एक फीडबैक ले लेती है, ठीक है, और ये आईसी उतना ही वोल्टेज को स्विच करती है, बनाती है, ठीक है। तो ये इसका एक फीडबैक भी लेती है कि एक्चुअल में मैं जितना स्विचिंग कर रही हूं उतना ही वोल्टेज बन रहा है, उससे कम या ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ओबीपी एक फीडबैक की पिन हो जाती है जो ये इंफॉर्म करती है आईसी को कि आप जितना स्विच कर रही हैं वहां पर वो उतना ही वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है, उतना ही वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। तो ओबीपी भी मस्ट है, ठीक है। अगर ये लाइन भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो लाइट सेक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद आपको क्या करना है, डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर यहां पर जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया आईसी का जो बोल है, ठीक है, आईसी के डिस्क्रिप्शंस के बारे में, जो कि इसका प्राइमरी सेक्शन था, ठीक है। देखिए इस आईसी को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी क्या है, प्राइमरी वो है जो डिस्प्ले से कनेक्टेड है, ठीक है, और जो पावर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। वो लाइन कौन सी है, प्राइमरी। देखिए जैसे यहां पर बी इन और ये स्विचिंग, ये कौन सी लाइन है, प्राइमरी, ठीक है। और जो सीपीयू से कनेक्टेड है वो है सेकेंडरी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया जो प्राइमरी लाइन थी उनका वर्क, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है कि डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर इन प्राइमरी लाइन पे आपको जीआर चेक करना है, ठीक है। यहां पर आपको 400 से लेके 750 तक का जीआर आपको मिलना चाहिए। सबसे पहले आपको कूल टेस्टिंग में यही फॉलो करना है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने सीधा आईसी उठा दी, आईसी चेंज कर दी, फिर भी काम नहीं हुआ है, जैसे इस हैंडसेट में किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कूल टेस्ट करना है, ठीक है। उस कंडीशन में कोई लाइन आपको लीकेज, शॉर्ट या ओएल नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। इतना अगर सब कुछ कंप्लीट है,
ठीक है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। यहां तक कूल टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहां पर हार्डवेयर अनेबल की लाइन, ठीक है। ये हार्डवेयर अनेबल की लाइन कहां से आएगी? सीपीयू से, ठीक है। और इसकी लाइन में यहां पर 100 किलो ओम का रजिस्टर आपको देखने के लिए मिल सकता है, थोड़ा सा कम भी देखने के लिए मिल सकता है, या हो सकता है कि ना भी मिले, डायरेक्ट आए, ठीक है। अब देखिए ये हार्डवेयर अनेबल क्या है, ये लाइन भी अगर सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होगी तब भी आईसी को सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद भी आईसी वर्क नहीं करेगी। तो ये हार्डवेयर अनेबल भी सीपीयू से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए कई बार क्या होता है, ये हार्डवेयर अनेबल की जो लाइन है वो सीपीयू से डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो आपको इसके लिए क्या नहीं करना है, सीपीयू को रिवॉल्व नहीं करना है, इसको आप बाईपास भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपली है, इसको आप बाईपास कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सीपीयू से आएगा क्लॉक और डाटा, ठीक है। क्लॉक और डाटा कौन सा प्रोटोकॉल है? I2C, ठीक है। I2C प्रोटोकॉल में क्लॉक और डाटा की लाइन आएगी सीपीयू से, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है, पीछे आपने देखा है कि I2C का जो प्रोटोकॉल है उसमें दो टाइप से सर्किट डिजाइन की जाती है, ठीक है। फर्स्ट, सीपीयू अपने अंदर से सेल्फ डाटा क्लॉक भी प्रोवाइड करेगा और सेल्फ वोल्टेज भी प्रोवाइड करेगा, ये तो है फर्स्ट टाइप की, ठीक है। सेकंड टाइप पे क्या है, सीपीयू अपने अंदर से क्लॉक और डाटा प्रोवाइड करेगा, लेकिन वोल्टेज के लिए वो क्या करेगा, पावर की हेल्प लेगा, ठीक है। और पावर जो है वो 1.8 वोल्ट प्रोवाइड करेगा क्लॉक और डाटा को 2.2 किलो ओम का पुल अप रजिस्टर लगाकर, ठीक है। अब अगर रजिस्टर खराब हो जाएगा तब भी क्लॉक डाटा की लाइन नहीं काम करेगी, वोल्टेज नहीं आएगा तब भी क्लॉक और डाटा की लाइन काम नहीं करेगी, या वोल्टेज भी आ रहा है, रजिस्टर भी सही है, आईसी भी सही है, लेकिन सीपीयू क्लॉक और डाटा सेंड नहीं कर रहा है तब भी ये आईसी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको भी आपको वेरीफाई कर लेना है। और क्लॉक और डाटा को कैसे आपको बाईपास करना है इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि कुछ आईसियां ऐसी हैं जो कंपनी ने डिजाइन किया है, उसमें आप क्लॉक और डाटा को बाईपास कर सकते हो, उसके लिए आपको सीपीयू रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपकी हैंड स्किल बढ़िया है तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ सेकेंडरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्राइमरी में हमने देखा एनोड, कैट 1, कैट 2, पीडब्ल्यूएम, ठीक है, और बी इन और स्विचिंग की लाइन और ओबीपी, ये क्या थी, प्राइमरी, ठीक है। सेकेंडरी में क्या है, हार्डवेयर अनेबल, एचडीएससीएल और 2.2 किलो ओम के रजिस्टर, ठीक है। तो ये हुआ आपका कूल टेस्ट, ठीक है। लेकिन देखिए जब भी आपके पास हैंडसेट आता है हमारे पास, तो हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पहले सेकेंडरी में जाते हैं, हम पहले प्राइमरी में जाते हैं। प्राइमरी में अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम सीधा लाइट आईसी को चेंज करते हैं। अगर प्राइमरी सेक्शन में इशू नहीं है, ठीक है, प्राइमरी सेक्शन में कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, लाइट आईसी को चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम सेकेंडरी से हुआ तो क्या लाइट आईसी चेंज करने से लाइट आएगी? नहीं आएगी। आप एक चेंज करो, दो चेंज करो, चार चेंज करो, मैटर नहीं करता है। तो आपको सेकेंडरी भी देखना है। तो ये हुआ कूल टेस्टिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे हॉट टेस्टिंग की। तो जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद यहां बीपीएच बनेगा 3.7 से 4.2, और यही सेम बीपीएच आपको कहां मिलेगा, जाके एलईडी एनोड की पिन पे, ठीक है। कब मिलेगा? जब ये फ्राइड बीट सही है, कॉइल सही है, डायोड सही है और ये फ्राइड बीट सही होगा तो आपको सेम वोल्टेज मिलेगा। अगर सेम वोल्टेज मिल जाता है तो इसका मतलब है कि एनोड की लाइन कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन देखिए इससे ये क्लियर नहीं होगा कि कॉइल आपकी सही है या नहीं सही है। देखिए अगर कॉइल डैमेज होगी, ब्रेक होगी, तो ये वोल्टेज यहां नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कॉइल शॉर्ट होगी तो आपको ये वोल्टेज यहां मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही लाइट आईसी स्विचिंग का काम करेगी वैसे ही कॉइल और लाइट आईसी दोनों हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो ये हुआ इसका, जैसे आप बैटरी लगाएंगे आपको ऑफ कंडीशन में बिना पावर की प्रेस किए ही आपको ये सप्लाई यहां पर मिल जाएगी, ठीक है, कंफर्म, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही आप पावर की प्रेस करते हैं तो पावर की प्रेस करने के बाद सबसे पहले यहां पर I2C के लिए वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है, पावर 1.8 बनाएगी। उसी के साथ साथ सीपीयू जो है हार्डवेयर अनेबल भी सेंड करेगा आईसी को, ठीक है। आपने पावर की प्रेस किया, पावर की प्रेस करने के बाद पावर आईसी ने 1.8 वोल्ट जनरेट किया और सीपीयू ने यहां पर क्लॉक और डाटा आईसी को सेंड किया। उसके बाद जो है हार्डवेयर अनेबल भी जनरेट होगा जो सीपीयू आईसी को सेंड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सेकेंडरी अब कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर देखिए यहां पर रजिस्टर में इशू है, 1.8 नहीं आएगा, तब भी सेकेंडरी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तब भी इशू हो जाएगा। अगर यहां पर क्लॉक डाटा की लाइन
डैमेज है, ठीक है। अगर इस लाइन में वोल्टेज देखिए, आपने यहां पर वोल्टेज चेक कर लिया, कई बार ऐसा होगा आप क्या करेंगे, आप आएंगे यहां वोल्टेज चेक कर लेंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि आप सभी क्या करते हैं, वोल्टेज यहां चेक कर लेते हैं, ठीक है, जो पहले से काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं सर मैंने यहां वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज आ रहा है। तो वोल्टेज का ये मतलब नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आईसी खराब होने से ही आ गई, ठीक है। अगर यहां पर वोल्टेज आ रहा है तो वोल्टेज का मतलब ये है कि जो पावर एलडीओ बना रहा है वो सही है, ठीक है, रजिस्टर आपका सही है, ठीक है। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होगा यहां पर जो रजिस्टर लगे हैं 2.2 किलो ओम के, इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी तब भी आपको वोल्टेज यहां मिलेगा, ठीक है। लेकिन इनकी वैल्यू आपको चेक करना है, ठीक है। अगर इनकी वैल्यू आप चेक नहीं करेंगे और इनकी वैल्यू हाई हो जाएगी तो वोल्टेज तो इस लाइन को प्रॉपर मिलेगा, क्लॉक और डाटा को, लेकिन एम्पियर करंट प्रॉपर नहीं मिलेगा, तब भी क्लॉक और डाटा की लाइन काम नहीं करेगी, ठीक है। और अगर ये कंप्लीट है वोल्टेज, ठीक है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्लॉक और डाटा की लाइन। क्लॉक और डाटा की लाइन को आप दो तरीके से चेक कर सकते हो। कैसे? नंबर एक, डीएसओ से। अगर आपके पास डीएसओ है तो आप डीएसओ से चेक कर लोगे कि सीपीयू क्लॉक डाटा को सेंड कर रहा है, ठीक है। नंबर दो, अगर आपके पास डीएसओ नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से इस रजिस्टर को रिमूव करना पड़ेगा और यहां से इस आईसी को, ठीक है। रजिस्टर और आईसी दोनों को आप निकाल देंगे तो आप चाहे तो इन दोनों टर्मिनल पे और चाहे तो आईसी के अंदर दोनों टर्मिनल पे आप जीआर चेक कर सकते हैं। दोनों पे सेम रीडिंग आएगी, 40-50 का डिफरेंट हो सकता है, तो इसका मतलब वो लाइन सही है, ठीक है, सीपीयू से कनेक्ट है कूल टेस्टिंग में। लेकिन जब आप हॉट टेस्टिंग में चेक करते हैं तो आपको डीएसओ मस्ट है, ठीक है। ये हुआ इसका सेकेंडरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं प्राइमरी में। देखिए अब क्या होगा, फोल्डर यहां से 1.8 भेजेगा, जैसे यहां पीडब्ल्यूएम आएगा, अब देखिए पीडब्ल्यूएम यहां इनपुट होते ही देखिए यहां पर क्या होगा, ये स्विचिंग होना स्टार्ट होगी। अब कॉइल क्या करेगी, कॉइल चार्ज डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगी और डायोड क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा और कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करेगा और डिस्चार्ज करेगा। और यहां पर जो कैथोड की देखिए, कैथोड की जो लाइन है ये भी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कैथोड की लाइन पे चेक करेंगे तो यहां पर भी आपको 700, 800, 900, ठीक है, या 1.8 वोल्ट तक आपको यहां पर मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सी आईसी है, ठीक है, आईसी और सर्किट के ऊपर, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे पीडब्ल्यूएम आया, ठीक है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, ठीक है, 1.8 भी क्लॉक डाटा की लाइन सही है, हार्डवेयर अनेबल सही है। उसके बाद जैसे ही पीडब्ल्यूएम आया, आपने फोन ऑन किया, वैसे ही यहां पर ये पल्स चेंज हुई, ठीक है। चेंज होते ही यहां पर स्विचिंग होना स्टार्ट हुई। स्विचिंग होने के बाद जो डायोड है वो रेक्टिफाई करने लगा, ठीक है, और कैपेसिटर क्या करने लगा, चार्ज और डिस्चार्ज। इसके बाद आपकी जो डिस्प्ले है उसमें लाइट आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए, ठीक है। देखिए एक बार मैं एनिमेशन को बैक करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा देखिए। अभी आप एनिमेशन में देखिए, अभी क्या कंडीशन है, एमआई का लोगो आ रहा है, ठीक है, लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन जैसे यहां पर पीडब्ल्यूएम एक्टिव होता है और यहां पर स्विचिंग होना स्टार्ट होगी और उसके बाद देखिए यहां से कैथोड रिलीज होगा। यहां देखिए स्विचिंग होना स्टार्ट हुई, यहां से कैथोड रिलीज हुआ, कैथोड वहां पहुंचा। अब देखिए यहां पर लाइट क्या हुई, ऑन हो गई ना, ठीक है। तो देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है अगर आपके हैंडसेट में 12 पिन की लाइट आईसी लगी है तो, ठीक है। और समझिए D8, D6, D7, D9, ठीक है, हर आईसी के जो बॉल हैं, ठीक है, ये जो बॉल हैं इन बॉल के डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि उसमें क्लॉक डाटा यूज किया है या नहीं किया है, ठीक है, उसमें हार्डवेयर अनेबल है या नहीं है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो इसे समझ में आया कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी केस आता है तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट आपको क्या चेक करना है कि आपके हैंडसेट में फोल्डर कौन सा लगा है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके हैंडसेट में ग्राफिक आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको लाइट पे काम करना है, ग्राफिक पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि अगर लाइट नहीं आ रहा है तो लाइट सेक्शन में काम करना है, ग्राफिक नहीं आ रहा है तो फिर आपको ग्राफिक पे काम करना है। और अगर आप लाइट पे काम करते हैं तो लाइट सेक्शन में भी आपको यह पता होना चाहिए कि आपके हैंडसेट में कौन सी लाइट आईसी लगी हुई है, ठीक है। इसमें लाइट आईसी कई सारी आती है, जैसे लाइट आईसी में फर्स्ट जनरेशन आता है, ठीक है। लाइट आईसी का जो फर्स्ट जनरेशन था वो यूज होता था कीपैड फोन में, ठीक है, जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड था,
ठीक है। उसके बाद आया सेकंड जनरेशन जो कि 6 पिन आती है, जो यूज होता है एंड्रॉइड में भी, और वो जो है पहले के जो फोन थे उसमें भी यूज होता था। उसके बाद आ गई आपकी BGA आईसी, ठीक है, 9 पिन की और 12 पिन की, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसको जो है रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे हैंडसेट में क्या कंडीशन है, जो कि टेक्नीशियन ने उसमें CPU भी रिवॉल्व किया हुआ है, आपने देखा, रैम भी रिवॉल्व किया हुआ है, और MMC यूएफएस को भी रिवॉल्व किया हुआ है, ठीक है। जब उन्होंने MMC भी रिवॉल्व किया, रैम भी रिवॉल्व किया, और जो है CPU भी रिवॉल्व किया है, तो इसका मतलब इतनी हैंड स्किल है कि वो लाइट आईसी को भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हमें हैंडसेट कोरियर किया है, तो इसका मतलब है कि वहां पर प्रॉब्लम ना तो आईसी से है, ठीक है, ना तो आईसी से है, ना तो पार्ट से है। वहां पर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आईसी की प्राइमरी या सेकेंडरी रिक्वायरमेंट से है, जो कि कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है, जिसके कारण से लाइट आईसी काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे हैंडसेट में क्या कंडीशन है, और उसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में, ठीक है, और इसके बॉल के डिस्क्रिप्शन के बारे में, सेम उसी तरीके से हम हैंडसेट में ट्रेसिंग करेंगे और देखेंगे वहां पर क्या प्रॉब्लम निकलती है। तो आशा करता हूं कि इसकी हेल्प से आपके पास कोई हैंडसेट आता है लाइट से रिलेटेड तो उसको आप रिपेयर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हमारे हैंडसेट में क्या कंडीशन होती है। तो अभी हमने समझा कि अगर आपके पास लाइटोग्राफी के केस में हैंडसेट आता है तो कैसे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इस हैंडसेट में भी हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, हम डिस्प्ले कनेक्टर से स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और देखते हैं इसमें क्या कंडीशन है और ये फॉल्ट कहाँ से सॉल्व होता है, ठीक है। और इसके लिए मैं यूज करूँगा बोर्नियो का। तो पहले यहाँ पर हम बोर्नियो ओपन करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम ओपन करते हैं मॉडल नंबर और जाएंगे MI में, और हमारा मॉडल है, कौन सा मॉडल था ये, Redmi 12 5G, ठीक है। देखते हैं इससे रिलेटेड बोर्नियो में क्या क्या डाटा मिलता है हमें। तो यहाँ पर बोर्नियो में हमें सिर्फ मिल रहा है लेआउट और स्कीमेटिक, ठीक है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, हार्डवेयर वगैरह भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है डायोड मोड की रीडिंग भी नहीं है। तो हमको ये प्रॉब्लम स्कीमेटिक से ही सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम जाएंगे लेआउट में, और लेआउट से कनेक्टर का नंबर यहाँ से सर्च करेंगे, और यहाँ से इसका नंबर जो है वो कॉपी करेंगे और स्कीमेटिक में जाके इसको पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है डिस्प्ले कनेक्टर J8701, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नंबर पे देखिए यहाँ पर MIPI DSI की लाइन है, ठीक है, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, जो कि CPU से आती है, आपको पता है। और जस्ट उसके साइड अपोजिट साइड में देखिए यहाँ पर एनोड की लाइन है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जहाँ पर MIPI की लाइन है उसके जस्ट अपोजिट साइड में ही इसकी डिस्प्ले से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड लाइन आएगी, ठीक है। तो इसको पहले मैं आपको चेक कराता हूँ कैसे इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको आई स्कैन करना है, ठीक है, पहले आपको आई स्कैन करना है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि MIPI की लाइनें कहाँ पर हैं। देखिए जैसे आपको पता है कि MIPI की लाइनें हमेशा पेयर में रहती हैं, तो पहले आपको देखना है पेयर कहाँ से स्टार्ट है। देखिए अगर मैं ऊपर से ध्यान दूँ, देखिए ऊपर से अगर हम ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर, तो देखिए कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, देखिए यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है। और अगर हम नीचे ध्यान दें, देखिए तो नीचे देखिए पेयर बन रहा है। देखिए यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो लाइनें, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए दो लाइनें आपस में एक हैं, यहाँ देखिए 1 2, फिर एक ग्राउंड, फिर 1 2, फिर एक ग्राउंड, फिर 1 2, फिर एक ग्राउंड। अगर हम इसी तरीके से देखिए यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए पहले एक नंबर क्या है, एक नंबर की क्या है, डिस्प्ले कनेक्टर N, ठीक है, यह है DSI डाटा 0+ की लाइन है, और डाटा 0 नेगेटिव की लाइन, पॉजिटिव नेगेटिव की लाइन 1 और 3, देखिए यहाँ पर है, फिर एक ग्राउंड। तो उसी तरीके से सेम अगर हम यहाँ देखेंगे, देखिए सेम अगर हम यहाँ देखें, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर, तो ये है एक, ये है 2, फिर एक ग्राउंड, फिर एक, फिर एक, फिर ग्राउंड, मतलब देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 2 एक ग्राउंड, 2 एक ग्राउंड, 2 एक ग्राउंड, देखिए यहाँ पर। तो इसका मतलब है जो MIPI की लाइन है वो इस साइड है, ठीक है, नीचे की तरफ है, अप साइड में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात यह है कि MIPI की जो लाइन है वो है अप साइड में,
और अगर हम देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ से भी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से भी आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए यहाँ पर 2 पेयर यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो नीचे से भी हो रहा है और यहाँ ऊपर साइड यहाँ से भी हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। तो हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है? तो हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 2 है, एक ग्राउंड, फिर 2 ये पॉइंट निकल गए, ठीक है। तो मीपी की लाइन में आपको टेस्ट पॉइंट नहीं मिलेंगे, मीपी की लाइन में आपको टेस्ट पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब आपको यहाँ से काउंट नहीं करना है, हमें यहाँ से काउंट करना है, ठीक है। यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ये पिन है 1 नंबर, ये 1 नंबर, फिर उसके बाद 2 का पेयर बनना स्टार्ट हो गया। और जस्ट इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ से देखिए, जस्ट इसके अपोजिट साइड में देखिए यहाँ से ये है एनोड की लाइन, ये बिल्कुल एनोड की लाइन होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्कीमेटिक में भी यही इंडिकेट कर रहा है कि इधर ये देखिए डिस्प्ले कनेक्टर पॉजिटिव की लाइन, उसके बाद अपोजिट साइड में एनोड की लाइन है, और उसके बाद एक एनसी है, फिर 2 कैथोड की लाइन है, और फिर जो है वो डिस्प्ले रिसेट एन की लाइन है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं पहले हम इसको। कूल टेस्टिंग में मल्टीमीटर आप देख सकते हैं डायोड मोड में है, पहले चेक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या कंडीशन होती है। मल्टीमीटर है फॉरवर्ड मोड में, तो देखिए पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे फर्स्ट नंबर की पिन पे एनोड पर, देखिए यहाँ पर रीडिंग है बिल्कुल है, देखिए यहाँ पर 494 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइन सही है। उसके बाद एक एनसी है, ओके है। उसके बाद कैथोड की लाइन है, कैथोड की लाइन भी ओके है, 623 सेकेंड। फिर कैथोड की लाइन है 623, देखिए यहाँ पर दोनों कैथोड की लाइन भी ओके है, एनोड की लाइन भी ओके है, एक एनसी फिर कैथोड की, दोनों लाइन ओके है। अब यहाँ पर इसके बाद हमको चेक करना पड़ेगा पीडब्ल्यूएम की लाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने एनिमेशन में भी देखा था कि डिस्प्ले कनेक्टर से मोस्टली आपकी एनोड, कैथोड और एलसीडी सीबीएसई, ठीक है, जो ब्राइटनेस कंट्रोल करते हैं उसकी लाइन आती है। तो एनोड और कैथोड हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे इसमें सीबीएसई की लाइन, ठीक है। तो ये एबीसी की लाइन कहाँ पर है? आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पर है एलसीडी CAVC। अब इसको काउंट करेंगे तो ये कितने नंबर की पिन पे है? यहाँ से ये 22 नंबर की पिन पे है, ठीक है। यहाँ पर 22 नंबर की पिन से ये कनेक्टेड है, तो इसको काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जो 11 नंबर की पिन है ये है LCD CAVC की। तो इस पर रीडिंग चेक करेंगे क्या कंडीशन है यहाँ पर 11 नंबर की पिन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए ये वाली पिन 505 की रीडिंग यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी की जो लाइनें हैं, प्राइमरी में जो कूल टेस्टिंग है वो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो प्राइमरी से ये इशू नहीं है, यहाँ से कोई भी लाइन OL नहीं है, यहाँ से सारी लाइनें डिस्प्ले कनेक्टर से लाइट आईसी के लिए कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, प्राइमरी को हम हॉट टेस्टिंग में चेक कर लेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि जो बीपीएस की लाइन, ठीक है, जो एनोड पे वोल्टेज आता है बीपीएस का डायरेक्ट, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे क्या होगा, ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो भी वहां पर फ्लाइट बीट्स लगा है या 0 ओम के रजिस्टर लगे हैं या जो भी पार्ट्स लगे हैं वो पार्ट्स भी सही हैं, ठीक है। तो मल्टीमीटर को भी मैंने किया हुआ है वोल्टेज मोड में। यहां पर हम चेक करते हैं कि क्या यहां पर जो है वो 3.7 वोल्ट एनोड की लाइन पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ये मिलेगा तो इसका मतलब है कि वहां पर कॉइल, डायोड और फ्लाइट बीट्स भी सही है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कितने वोल्टेज आए 3.5, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, पहले बैटरी में भी चेक कर लें, यहाँ पर 3.5 बिल्कुल, देखिए बैटरी के पास जो टीपी पॉइंट है यहाँ पर भी 3 पॉइंट हैं, और अगर हम देखें यहाँ पर एनोड की लाइन पे तो यहाँ पर भी 3.5 है। इसका मतलब ये है कि एनोड की लाइन भी ओके है। यहाँ पर देखिए ये कॉइल लगी है, ये कॉइल भी ओके है, यहाँ देखिए फ्लाइट बीट्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है तो एनोड की लाइन से भी ये कनेक्टेड है। अब जो प्रॉब्लम यहाँ पर बच रही है, ठीक है, इसका मतलब यही हो रहा है, अब जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सेकेंडरी से है ना कि प्राइमरी से है, ठीक है। तो सेकेंडरी टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आईसी उठाना पड़ेगा। हम आईसी यहाँ से निकालेंगे
और आईसी निकालने के बाद जो हमने बोर्ड के डिस्क्रिप्शन देखे थे उसकी इमेज से फाइंड करेंगे कि यहाँ पर कौन सी लाइन का इशू है, कौन सी लाइन जो है वो डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले आईसी को बाहर निकालते हैं। तो जब भी आप आईसी निकालें, देखिए अभी तो आपको नोट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, पहले मैं नोट्स चेक कर लेता हूँ। ये देखिए आईसी की जो नोज है वो अप साइड में यहाँ पर है। अगर आपको नोज ध्यान नहीं रहेगा तो आप आईसी की बोर्ड को काउंट नहीं कर पाएंगे, तो नोज आपको ध्यान रखना है। दिख रहा है आपको? ये देखो ऊपर की तरफ है ये। ठीक है, अब दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर है इस साइड में। तो अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप इसको पहले यहाँ पर एक मार्क कर दें ब्लेड से। ठीक है, आईसी हमने निकाल ली है। अब थोड़ा सा बोर्ड कूल डाउन होगा और उसके बाद जो है इसको हम इमेज से वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पर किस लाइन की प्रॉब्लम है। कूल टेस्टिंग में जब प्राइमरी की सारी लाइनें कंप्लीट हैं तो यहाँ पर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे हैंडसेट में लाइट नहीं आ रहा है। तो पहले इसको हम यहाँ से अब क्लियर करते हैं। पहले डिशोल्डर वायर से पॉइंट्स को हम यहाँ पर क्लीन करेंगे। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं। पहले यहाँ पर जो क्लीन करेंगे फिर चेक करेंगे कि किस लाइन की प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो पहले इसको हम यहाँ पर कॉटन से क्लीन करते हैं। और जैसे आप सभी को ध्यान है कि नोज यहाँ पर अप साइड में था यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम इसको सीधा करेंगे। आपको सीधा करना है, बोर्ड को इस तरीके से रखना है। ठीक है, अब हम जो है इसके बॉल का डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे पहले। तो अब हम चेक करते हैं। मल्टीमीटर को हमने रखा डायोड मोड में और आप इमेज में देख सकते हैं कि हमने सेम जिस तरीके से हमने इमेज लिया हुआ है सेम इसी कंडीशन में बोर्ड को रखा हुआ है, सेम इसी सिचुएशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो A1 पिन है, आपको बताया पहले मैंने, लेफ्ट से राइट की तरफ आपको 1 2 3 में काउंट करना है और अप से डाउन जो है आपको अल्फाबेट में काउंट करना है, ABCD में। तो देखिए यहाँ पर नोज है तो इसका मतलब ये पिन क्या होगी, A1। तो पहले A1 चेक करते हैं हम क्या कंडीशन होगी। यहाँ पर A1 पर रीडिंग आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि A1 पिन कहाँ से आ रही है, PWM कहाँ से आएगा, फोल्डर से। ठीक है, तो फोल्डर यहाँ लगा हुआ ही नहीं है। आईसी हमने निकाल दी है, फोल्डर नहीं लगा हुआ है, आईसी हमने निकाल दी है, तो इसका मतलब A1 पिन पे OL आएगा, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, SDA चेक करते हैं। SDA पे कुछ है? नहीं। यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि हमने CPU तो नहीं निकाला, तो यहाँ पर आना चाहिए। तो इसका मतलब है SDA की जो लाइन है ये OL है, ये ब्रेक है। कहाँ से, CPU से। उसके बगल में क्या है, हार्डवेयर अनेबल ओके है, बिल्कुल। देखिए यहाँ रीडिंग आ रही है, ये भी कहाँ से है, CPU से। ये CPU से भी आ सकता है, पावर से भी आ सकता है, जैसे वो सर्किट डिजाइन करना चाहें। तो इसका मतलब है हार्डवेयर की अनेबल की पिन ओके है। उसके बाद है HP LED, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैथोड की लाइन है सिंक 1 की, तो इस पर रीडिंग नहीं आएगी। फोल्डर नहीं लगा है, आईसी भी नहीं लगी है, तो यहाँ पर भी रीडिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर यहाँ पर B1 पे भी नहीं आएगी और C1 पे भी नहीं आएगी और D1 पे यहाँ पर भी नहीं आएगी। देखिए इन्होंने क्या किया है, D1 को यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है। जैसे हमने देखा था, हमने भी जब एनिमेशन देखा था तो एनिमेशन में उन्होंने क्या किया हुआ था, D1 को जो है उन्होंने लीव कर दिया था, D1 को छोड़ दिया था। ठीक है, सिर्फ C1 और B1 दो लाइनों को यूज किया हुआ था। तो दोनों पे यहाँ पे आपको GR नहीं मिलेगा क्योंकि ये लाइन जो है वो डिस्प्ले से कनेक्टेड होती है और डिस्प्ले भी निकला हुआ है और IC निकली है, तो यहाँ पर आपको OL मिलेगा और PWM के ऊपर भी आपको OL ही मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब चेक करते हैं यहाँ पर ये कौन सी पिन है, B2 किसकी है, SCL की। तो देखिए यहाँ पर SCL क्लॉक भी OL है। ठीक है, डाटा की बात करें तो डाटा की लाइन भी OL आ रही है
और क्लॉक की बात करें तो क्लॉक की लाइन भी OL आ रही है। उसके बाद है ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद है OBP। OBP पे रीडिंग आएगी, क्यों? क्योंकि OBP की लाइन आपने देखा था, ये लाइन जो है वो LED एनोड से कनेक्टेड है, ठीक है, और वो लाइन BPS से कनेक्टेड है, तो यहां पर रीडिंग आएगी। OBP पे रीडिंग आ रही है, इसका मतलब OBP ओके है, OBP में कोई इशू नहीं है। और जस्ट उसके बगल में स्विचिंग पे यहां पर, तो यहां पर भी रीडिंग आएगी क्योंकि BPS की लाइन है ये। और उसके ऊपर ग्राउंड और फिर बी इन, बिल्कुल देखिए यहां पर भी रीडिंग आएगी क्योंकि ये भी फ्राइड बीट से होकर या 0 ओम का रजिस्टर या रजिस्टर यूज किया जाता है, वहां से होकर BPS की लाइन यहां आती है, बी इन पे पहले आएगी, उसके बाद स्विचिंग पे जाएगी, कॉइल से आउटपुट हो गए, और उसके बाद डायोड से आउटपुट होने के बाद यहां पर जो कैप लगा हुआ है उससे कनेक्टेड होकर यहां पर OBP पे आ जाएगी। तो इसका मतलब है यहां पर OBP भी ओके है, स्विचिंग की लाइन भी ओके है, बी इन की लाइन भी ओके है, और यहां पर जो है हार्डवेयर अनेबल ये लाइन भी ओके है। यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? सिर्फ क्लॉक और डाटा की। तो इसका मतलब है यहां पर जो सेकेंडरी सेक्शन की लाइन है वो OL है, जिसकी वजह से इसके अंदर लाइट ऐसी काम नहीं कर रही है, डिस्प्ले पर लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप थोड़ा सा स्कैन करेंगे, यहां पर देखिए बोर्ड की कंडीशन क्या है। देखिए बोर्ड की कंडीशन इतनी ज्यादा बैड है कि हो सकता है कि जब उन्होंने यहां से शील्ड निकाली है इसको खींचकर, तब यहां पर पैड ब्रेक हो गए हों, ठीक। तो देखिए अब एक बार हम आइडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं, अपने माइंड के अकॉर्डिंग, कि ये लाइन कहां से कनेक्टेड हो सकती है। बैक साइड में देखिए CPU यहां पर है या यहां पर। अब देखिए CPU यहां पर है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, और लाइट IC यहां पर है, यहां पर। तो ये लाइन CPU के अंदर जो है वो नीचे से भी आ सकती है। तो अगर नीचे से आई है तो ये प्रॉब्लम यहां से आ रही है, ठीक है, ये लेयर है यहां से आ रही है। और अगर ऊपर से है तो ये प्रॉब्लम समथिंग यहां से आ रही है, क्योंकि देखिए बीच का जो एरिया है यहां पर, देखिए यहां पर बिल्कुल बिल कंप्लीट है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। या तो ये लाइन यहां से डैमेज हुई है, या फिर ये यहां से डैमेज हुई है, और या तो फिर ये यहां से डैमेज हुई है। 3 कंडीशन है इस लाइन के डैमेज होने की, ठीक है। तो हम अभी जो है यहां पर लाइन को स्क्रैच नहीं करेंगे, हम लेयर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर पहले से ही काम किया हुआ है, पहले से इसको खींचा हुआ है, तो हो सकता है हम स्क्रैच करें तो और भी लाइन डैमेज हो। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले स्कीमेटिक से चेक करेंगे कि ये लाइन किसी और पॉइंट के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। हो सकता है इसका कोई TP पॉइंट हो, या अगर I2C की लाइन है ये, जैसे कि आपको पता है, तो मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया था कि I2C की लाइन में 2.2 किलो ओम के पुल अप रजिस्टर लगते हैं। तो हो सकता है कि जो पुल अप रजिस्टर लगा हो, अगर वो भी यहाँ पर अगर यूज किया है कंपनी ने, अगर कंपनी ने पुल अप यूज नहीं किया है तो हमको डायरेक्टली CPU से ही ये जंपर अप्लाई करना पड़ेगा, या यहाँ पर जो लेयर डैमेज हुई है हमें वहाँ पर स्केच करके लेयर को निकालना पड़ेगा। और अगर कंपनी ने रजिस्टर यूज किया हुआ है तो हम रजिस्टर से ही जंपर उठा के यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले स्कीमेटिक में देखते हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन से रिलेटेड कोई रजिस्टर है या नहीं है। अब यहाँ पर हम पहले चलते हैं लाइट IC के ऊपर, यहाँ से हम एनोड को सर्च करेंगे। देखिए एनोड की लाइन आई यहाँ पर, और यहाँ से नेक्स्ट देखिए इसका यहाँ पर नाम क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है LCM LED A, ठीक है। और जैसे ही आप आउटपुट में देखेंगे तो यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया है, यहाँ पर क्या है LCM LED A, दोनों में सेम है, चेंजेस नहीं हुआ है, दोनों में सेम है। देखिए कई बार क्या होगा कि यहाँ पर आपको नाम थोड़ा सा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आपको LCM मिल गया तो हो सकता है यहाँ पर आपको LCD मिल जाए, लेकिन दोनों जगह पर नाम सेम है, कोई इशू नहीं है। तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर, और उसके बाद ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये है लाइट IC, वही जो मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया था LM3697YFQR, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्लॉक डाटा की लाइन है। अब क्लॉक डाटा की लाइन में देख सकते हैं आप, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर 2 कैपेसिटर यूज किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मेंशन क्या है, यहाँ पर NF। अगर कहीं पर भी कंपनी ने इंडिकेट किया है कि वहाँ पर कोई पार्ट लगा है और उस पार्ट के बगल में अगर NF लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब होता है नॉट फिटेड, मतलब वो पार्ट वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन आपको ये बिलीव नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कंपनी से भी मिस्टेक हो जाती है। आप लाइव बोर्ड में देखेंगे तो बोर्ड में आपको पार्ट जो है वो वहाँ पर मेंशन मिलेगा, तो पहले आप बोर्ड में जाइए, उसके बाद ही आप कंफर्म कीजिए पार्ट है या वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है NF, दूसरे में भी लिखा हुआ है NF। तो पहले हम नेक्स्ट इसको आगे सर्च करेंगे, और देखिए अगर आप थोड़ा सा आगे ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ और भी लिखा हुआ है WLED गेट, ठीक है, और ऑडियो I2C, ठीक है। इसका मतलब है कि ये लाइन जो है वो अदर भी सेक्शन में जा रही है। तो सर्च करते हैं, नेक्स्ट देखिए
ये एक आईसी है, कौन सी आईसी है आप लोग पता है कौन सी आईसी है? आप लोग रिप्लाई बता सकते हैं कौन सी आईसी है? बिल्कुल ठीक है, आपने सही जवाब दिया, ये ग्राफिक आईसी है। कैसे कंफर्म हो रहा है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक 4.7 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी है। आउटपुट में लिखा हुआ है वोल्टेज डिस्प्ले पॉजिटिव आउटपुट, वोल्टेज डिस्प्ले निगेटिव आउटपुट, और यहाँ पर देखिए एक फ्लाई कैप लगा है। जैसे हमने 15 पिन की ग्राफिक सेक्शन पढ़ा था तो वहाँ पर एक फ्लाई कैप भी था, तो यहाँ पर एक फ्लाई कैप लगा हुआ है। और साथ में देखिए यहाँ पर LCM BSP अनेबल और LCM BSN अनेबल, ये दोनों अनेबल कहाँ से आते हैं? CPU से आते हैं। ठीक है, ये दोनों अनेबल जब CPU से आएंगे तभी आपके डिस्प्ले के लिए ग्राफिक अनेबल होगी। अगर ये कनेक्टेड नहीं होगा CPU से तो ग्राफिक आईसी एक्टिव नहीं होगी और BSP BSN के वोल्टेज नहीं बनेंगे और ग्राफिक नहीं आएगा, तो फिर आप लाइट सेक्शन में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे केस में ग्राफिक आ रहा है तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, इस लाइन को पकड़कर, और ये लाइन लाइट आईसी में भी है, यूज किया कंपनी ने, और ग्राफिक में भी यूज किया हुआ है। जैसे कि हमने पीछे देखा था ऑडियो भी लिखा हुआ था। नेक्स्ट ये देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर उन्होंने क्या किया है? पुल अप रजिस्टर यूज किया हुआ है। जैसे हमने देखा था एनिमेशन में कि 2 पुल अप रजिस्टर लगे होंगे 2.2 किलो ओम के। देखिए यहां लिखा है 2.2 के 2.2 के, R1041 R1042, दोनों 2.2 किलो ओम के रजिस्टर लगे हैं। और अप साइड में देखेंगे तो ये लाइन आ रही है पावर से, जैसे हमने एनिमेशन में देखा था। और ये क्लॉक डाटा की लाइन जो है वो इससे कनेक्टेड है, और यहां से निकलकर ये ऑडियो आईसी में गई हुई है और लाइट आईसी में गई है और ग्राफिक आईसी में गई है। तो यहां पर हमको रजिस्टर मिल गया है, तो हम इस रजिस्टर के पॉइंट पे इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चेक करते हैं, कोई टेस्ट पॉइंट तो नहीं है इसका? नहीं। अब ये लाइन जो है वो सीधा सीपीयू में चली गई। ये देखिए, ये है ऑडियो आईसी, ये है आपकी पावर एम्पलीफायर, मतलब इसको पीए बोलते हैं, ऑडियो पीए। ये है पावर एम्पलीफायर आईसी। ठीक है, तो फिर हम बैक जाएंगे दोबारा I2C के रजिस्टर पर। यहां पर देखिए, तो ये हमारे पास पॉइंट्स है। अच्छा, एक चीज और देखिए, कंपनी, एक चीज और हम देखते हैं यहां पर। ये देखिए यहां पर लाइट आईसी के पास में देखिए यहां पर जो कैप लगे हुए हैं, देखिए यहां पर हम पहले इन कैप को सर्च करेंगे। अगर ये कैप मिल जाएंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ आपकी चीज और ध्यान रखना है कि ये लाइन डिस्कनेक्टेड है। देखिए ये लाइन अगर डिस्कनेक्टेड है तो आपने इस चीज को फोकस किया है कि यहां पर जो डायोड मोड की रीडिंग आती है वो 2 जगह से आ सकती है। एक पावर आईसी की, क्योंकि पावर आईसी यहां पर एलडीओ देगा। नंबर 2 कौन सी है? नंबर 2 है सीपीयू से। सीपीयू क्लॉक डाटा दे रहा है, एक उसकी लाइन हो गई और एक पावर आईसी की लाइन हो गई एलडीओ की। तो यहां पर बिल्कुल ओएल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन दोनों ही लाइनों से डिस्कनेक्टेड है। ना तो ये एलडीओ की लाइन से कनेक्टेड है और ना ही ये सीपीयू से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए यहां पर जो पॉइंट है, देखिए आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ये यहां के, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर इसका जो पॉइंट्स है यहां पर भी ये लाइन डिस्कनेक्ट होगी। ठीक है, अब इस लाइन का जो कनेक्शन है ये सीधा आपको रजिस्टर के ऊपर ही मिल सकता है। और अगर रजिस्टर पर भी ओएल रहा, रजिस्टर के पास भी अगर लाइन नहीं आ रही है, वहां पर भी सीपीयू से लाइन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर इस फोन में ग्राफिक भी नहीं काम करना चाहिए और ऑडियो भी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे केस में ग्राफिक काम कर रहा है, ग्राफिक काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ग्राफिक आईसी को क्लॉक डाटा मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सीधा रजिस्टर के ऊपर चेक करेंगे। यहां पर इसको पहले सर्च करेंगे कहां है ये बोर्ड के अंदर। ये देखिए यहां पर लगा हुआ है, थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करेंगे तो जस्ट इस सीपीयू के नीचे देखिए यहां पर बीच में लगा हुआ है, सीपीयू रैम के बीच में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, R1401 R1402। हम बोर्ड के अंदर देखते हैं, जस्ट सीपीयू के बगल में ये देखिए यहां पर ये लगे हुए दोनों रजिस्टर। यहां पर R1401 R1402 ये 2 रजिस्टर यहां लगे हैं। अब यहां चेक करते हैं हम डायोड मोड की रीडिंग में क्या कंडीशन है। यहां पर 368 और यहां पर भी समथिंग सेम आना चाहिए 368। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर क्लॉक डाटा आ रहा है और ऊपर से 1.8 भी आएगा। ठीक है, या इसको हम ऑन करके भी चेक कर सकते हैं। यहां पर हमको हॉट टेस्टिंग में 1.8 वोल्ट मिल जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम वहां से, हमको देखिए हमको यहां से 2 जंपर यहां से पिक करना पड़ेगा और यहां पर लाके हमको लाइट आईसी के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए आप, अब जब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा आपको फोकस करना है,
तो देखिए मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिलेगा। देखिए ये जो आईसी है लाइट आईसी देखिए, और जस्ट इसके अगर हम बैक में जाएं तो I2C रजिस्टर यहां लगे हैं, सीपीयू जस्ट नीचे, मतलब ये कॉर्नर के जस्ट पास में I2C रजिस्टर यहां लगे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर क्लॉक डाटा की लाइन है और लाइट आईसी कहां लगी है, थोड़ी सी ऊपर अप साइड में। ठीक है, लाइट आईसी काफी ऊपर लगी है, तो इसका मतलब जो ट्रैक डैमेज हुए वो यहां के डैमेज हुए। देखिए यहां के नहीं डैमेज हुए, देखिए यहां पर ओके है, यहां पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो डैमेज हुए हैं ट्रैक वो यहां के ट्रैक डैमेज हुए होंगे। हम यहां पर एक बार लेयर को चेक करेंगे, यहां पर देखते हैं क्या कंडीशन है। यहां पर चेक करेंगे, पहले इसको हम यहां से 11 नंबर के ब्लेड से पहले यहां से इसको हम रिमूव करेंगे। और देखिए ध्यान से यहां पर देखिए, यहां पर एक रजिस्टर और डैमेज है, ये देखिए। अब ये समझ में आएगा हैंडसेट कंप्लीट होने के बाद कि ये रजिस्टर किस सेक्शन का है। तो इस तरीके से जब भी आप काम करते हैं तो थोड़ा सा आप केयरफुली काम करें, ऐसा ना हो कि हैंडसेट किसी और कंडीशन में आया है और आप प्रॉब्लम कुछ और क्रिएट कर दें। क्योंकि अगर आपकी हैंड स्किल बढ़िया है तो फ़ोन तो आपका ऑन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाएगा आपको रिपेयर करने में। तो थोड़ा सा यहाँ पर पहले हम थिनर अप्लाई करेंगे ताकि ये जो लाइन है हमें प्रॉपर क्लियर दिखने लगेगी। ये देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कुछ लाइन यहाँ डैमेज है। ये यहाँ पर देखिए अभी क्या है कि लाइट और ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो हमें सिर्फ इसी फॉल्ट को रिपेयर करना है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए लेयर की कंडीशन, हो सकता है इसमें कुछ और भी इशू हों, जैसे कि नेटवर्क के इशू हों, ऑडियो के इशू हों या टच के इशू हों। देखिए क्योंकि जो लेयर है, लेयर काफ़ी हार्डली जो है यहाँ से इसको खींच के निकाला गया है शील्ड को। ठीक है, तो लेयर यहाँ पर काफ़ी डैमेज है, हो सकता है कि और भी सेक्शन काम ना करे। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए हो सकता है कि और भी सेक्शनों में प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको हम फिक्स करते हैं। तो यहाँ से इसको पहले हम यहाँ पर रिमूव करके चेक करेंगे कि ये जो लाइन है ये वही लाइन है या कोई और लाइन है। थोड़ा सा जूम, अगर आप लोगों को क्लियर ना दिखे तो आप लोग बता दीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से तो मुझे एक ही लाइन डिस्कनेक्ट दिख रही है, ये वाली, और इसके बगल में नहीं, दोनों ही लाइन डिस्कनेक्ट है यहाँ से, एक और ये दोनों बिल्कुल। ठीक है, तो पहले एक बार चेक करते हैं क्या वही लाइन है या दूसरी कोई लाइन है। ये पहले बार वेरीफाई करेंगे इसको। तो इसको ज़्यादा यहाँ से हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा सिर्फ यहाँ स्केच कर लेंगे, यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ स्केच करेंगे हल्का सा। और उस कंडीशन में दूसरी लेयर को भी स्केच ना कर दो आप, इसका भी ध्यान रखना है। ब्लेड को आपको ऐसे चलाना है खड़ा करके। ओके, देखिए अब क्या करते हैं, पहले इसको हम चेक करते हैं वहाँ से। ये यहाँ पर और एक पिन थी ये डाटा की। ठीक, पहले इसको चेक करते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए ये है डाटा की लाइन और नीचे ये है क्लॉक की लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये शील्ड निकालने के बाद डैमेज हुई है। चलिए तो पहले इसको फिक्स करते हैं, फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या कंडीशन होती है। इसको भी कवर कर देंगे, इस पॉइंट को भी, ताकि जब हम दूसरी लाइन को बिठाएं तो वो लाइन इसके साथ शॉर्ट ना हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, पहले इतने मास्क को हम फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए यूवी लाइट और प्लस एसएमडी का यूज़ करेंगे, उससे क्या है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो यूवी मास्क है
इसके लिए आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट चाहिए, लेकिन इसको फास्ट सुखाने के लिए आप एसएमडी की हीटिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट होगी सूखने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। अभी ये प्रॉपर ड्राई हो गया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जंपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए, और अगर यहाँ पर हम जंपर अप्लाई करते हैं तो जंपर यहाँ पर प्रॉपर अप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि प्लेस बहुत कम है, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जंपर अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो है पीपीटी डालकर इसको फिक्स करेंगे। पहले दोनों पॉइंट को आपको क्लीन करना है, दोनों पॉइंट को सही तरीके से इसको भी क्लीन कीजिए। हल्के हाथों से ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रहे आपको, ठीक है। इतना इनफ। अब इसको यहाँ से क्लीन करेंगे हम। पहले आपको साफ़ करना है, क्योंकि यहाँ पर डस्ट अगर होगा तो फिक्स होने में थोड़ा सा इशू आएगा, ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा पीपीडी हम ऐड कर देंगे, थोड़ी सी पीपीडी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, और साथ में थोड़ा सा फ्लक्स ऐड करेंगे। पहले फ्लक्स, और उसके बाद पीपीडी थोड़ी सी, कुछ ऐसे। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे इसको इसी तरीके से फिक्स करने की, देखते हैं क्या कंडीशन होता है। थोड़ा सा और हटा लेंगे हम, ज़्यादा नहीं रखेंगे यहाँ, थोड़ा सा। बहुत हल्के हाथों से, थोड़ा सा कम करेंगे, हल्का सा, थोड़ा ज़्यादा है अभी फ्लक्स। थोड़ी सी पीपीडी यहाँ से रिमूव करेंगे, पीपीडी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। एक जॉइंट हो गया है और एक रह गया है। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा जंपर वायर ऐड कर देंगे। अब जंपर वायर ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए पीपीडी ऐड करने में थोड़ा सा इशू ये भी रहेगा ना, कि मान लीजिए कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो ये ड्राई होके टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा हम जंपर ऐड करेंगे यहाँ पर। ये फिक्स हो गया नीचे वाला, ये भी फिक्स हो गया, दोनों फिक्स हो गए। अब क्या है, अब थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग हो गया, बिल्कुल। अब इसको हम क्लीन करके और यहाँ पर भी मास्क अप्लाई करके लाइट आईसी को फिक्स करेंगे। पहले थोड़ा सा मास्किंग यहाँ पर फिक्स करेंगे, इस तरीके से। फिर से दोबारा वही प्रोसेस, एसएमडी और यूवी लाइट फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, हम आईसी को रिवॉल्व करेंगे, पहले लाइट आईसी को। बिल्कुल, जब भी आप रिवॉल्विंग करते हैं तो आपको टिश्यू पेपर का यूज जरूर करना है, और अगर आपके हाथों का बैलेंस है तो विदाउट टिश्यू पेपर के भी आप कर सकते हैं। सीपी पे तो ट्राई भी नहीं करना आपको, सीपी के लिए तो करना ही करना है। बाकी एमएमसी रिवॉल्व करने के लिए आप टिश्यू पेपर का यूज नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए, तो इसको फिक्स करेंगे और उसके बाद चेक करते हैं कि अभी क्या कंडीशन है। नोज आपको याद है, नोज किधर थी? अप साइड में। और एक बार रीडिंग फिर चेक कर लेंगे। जंपर अप्लाई किया है और वहाँ पर यूवी लाइट, यूवी मास्क अप्लाई किया है, तो एक बार रीडिंग फिर से देखते हैं। ओके है, बिल्कुल ओके है, रीडिंग ओके है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ,
नोज है अप साइड में, कोई दिक्कत नहीं, छोटी आईसी है। हल्का सा मूव करेंगे, हल्का सा, बिल्कुल आईसी फिक्स हो गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा बोर्ड को पहले कूल डाउन करेंगे, फिर चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो देखते हैं अभी क्या कंडीशन रहती है इसके अंदर। देखिए आ गई लाइट, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब है ये जो प्रॉब्लम थी कहाँ से थी, प्रॉपर जो सीपीयू से लाने वाली लाइन थी, क्लॉक डाटा I2C, उससे प्रॉब्लम थी। जब हमारे पास आया था ये, तो टेक्नीशियन ने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए लाइट आईसी कॉइल चेंज करना है। ठीक है, जो कि वो खुद इतने एक्सपर्ट हैं कि उन्होंने सीपीयू भी रिवोल्व किया है, रैम भी रिवोल्व किया, यूपीएस भी रिवोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने ऑलरेडी पहले से चेंज किया हुआ था। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, अभी आपका हैंडसेट कंप्लीट हो गया है। और इस तरीके से नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है तो आपको ओनली फॉर लाइट आईसी कॉइल चेंज नहीं करना है, पहले आपको स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही आपको लाइट कॉइल चेंज करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप सील्ड निकालते हैं तो सील्ड को आप केयरफुली निकालें। ठीक है, प्रॉपर तरीके केयरफुली निकालें, वहाँ पर कोई भी लाइन डैमेज ना हो। अगर आपको लगता है कि मैं सील्ड निकालूंगा, यहाँ पर कुछ लाइनें डैमेज हो जाएंगी, तो उसको आप हीटिंग से निकालने की कोशिश करें। ठीक है, और हीटिंग से निकालने में अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉपर आप नहीं निकाल पाते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल कि आपको कैसे सेफ्टी तरीके से सील्ड को बाहर निकालना है। अभी थोड़ा सा इसमें हम वेट करेंगे और देखेंगे, क्योंकि और भी मुझे काफ़ी प्लेस पे मुझे पॉइंट जो है, लेयर जो है डैमेज दिखे हुए हैं अभी आई स्कैन में, तो हो सकता है कि और भी किसी सेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हो। थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए बिल्कुल टच ओके है, टच में कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं आप। और अभी इसका मेरे पास पासवर्ड नहीं है। देखिए टच वगैरह भी काम कर रहा है, और अभी इसका मेरे पास पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड आने के बाद मैं इसमें वेरीफाई करूँगा, क्योंकि और भी लाइनें डैमेज हैं, तो हो सकता है इसमें और भी किसी चीज़ का इशू हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, या हो सकता है इसमें जो है ऑडियो का इशू हो, तो और भी कोई इशू होता है तो उसको भी हम रिपेयर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और इस वीडियो के माध्यम से आपके पास अगर कोई भी हैंडसेट आता है लाइट के केस में, ग्राफिक के केस में, तो आप प्रॉपर एक जजमेंट ले पाएंगे कि आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फोल्ड के साथ। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।